नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म द ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, सुबह के बज चुके हैं 5 और हम और आप उपस्थित हैं अपने करंट अफेयर के सेशन के साथ। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं दैनिक समसामयिकी के वैसे तमाम प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप भारत की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं जहां समसामयिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर यह क्लास आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। यानी करंट अफेयर्स की बारीकियों को तो समझेंगे ही, साथ साथ डिस्कशन में हम करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कुछ स्टैटिक जी के जो आपके परीक्षा के अंदर में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। राजेश बायोलॉजी है, राकेश हैं, ललित हैं, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। दैनिक समसामयिकी आज है 22 फरवरी 2025। तो शुरू करते हैं क्लास को दोस्तों। पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि किस भारतीय जीव विज्ञानी को टाइम्स पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। यानी वो भारत की कौन सी जीव विज्ञानी महिला हैं जिनको टाइम्स पत्रिका की ओर से वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन है, निकोल किडमैन है, सरला देवी हैं, अरुंधति भट्टाचार्य हैं। आपसे पूछ रहा है कि वो कौन महिला है दोस्तों। वो कौन महिला है जिनको जीव विज्ञानी हैं जिनको टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर दिया है। यानी आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं भारत की वैसी महिलाओं से संबंधित जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है या पहले स्थान पर या पहली बार काम किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पूर्णिमा देवी वर्मन है। देखिए ये जो महिला आपको तस्वीरों में दिख रही हैं ये महिला है पूर्णिमा देवी वर्मन। तो सभी लोग कमेंट करें पूर्णिमा देवी वर्मन। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। भारतीय जीव विज्ञानी और वन जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम्स पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। मतलब टाइम्स पत्रिका, जो टाइम्स की पत्रिका है, वो टाइम पत्रिका ने क्या किया है, तो उस टाइम्स पत्रिका ने एक महिला है जिनका नाम क्या है, पूर्णिमा देवी वर्मन, उनको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। और वो किस चीज के लिए दिया है ये आपको अभी आगे पता चलेगा। पूर्णिमा देवी वर्मन इस वर्ष की सूची में एकमात्र भारतीय महिला है। यानी ये कुल जो 13 महिलाओं को ये पुरस्कार, 13 महिलाओं की जो सूची है, कितने महिलाओं की सूची है, तो 13 महिलाओं की जो सूची है उसमें भारतीयों की संख्या कितनी है दोस्तों, जरा कमेंट करना। तो भारतीयों की संख्या 1 है और उनका नाम क्या है, तो पूर्णिमा देवी वर्मन है। अगर हम बात करें इनके बारे में तो इन्होंने क्या किया है, ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क, ये जो ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क है जिसको असमिया भाषा में हरगिला कहते हैं। क्या कहते हैं, असमिया भाषा में हरगिला कहते हैं। और ये जो पक्षी आपको दिख रहा है ये एक बड़ा पक्षी है साथियों, और ये जो है पक्षी लुप्त हो चुका था। आपको ही पता है कि ये पक्षी जो है लुप्त प्राय है। ये जो पक्षी जो है 2021 के अंदर में, 2023 के अंदर में ये लुप्त प्राय था साथियों। इसको जो है वापस से उस सूची से बाहर निकालकर थोड़ा आगे की तरफ यानी निकट संकटग्रस्त में पुनः उसको क्या किया गया है, तो पुनः वर्गीकृत किया गया है। आप जानते हैं कि ये जो पक्षी है ग्रेटर एडजुटेंट, आपसे एग्जाम में पूछेगा इसको असमिया भाषा में क्या कहते हैं, तो सभी लोग कमेंट करेंगे हरगीला कहते हैं। इस क्षेत्र में इस प्रजाति के केवल 450 लोग मौजूद थे, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया और इसकी संख्या 450 से बढ़ाकर इनके प्रयास के बाद कितनी हो गई, तो 1800 हो गई। तो आपसे पूछेगा कि अभी भारत में इनकी संख्या लगभग कितनी है, तो आप कहेंगे कि इस पक्षी की भारत में संख्या 450 थी और वो बढ़ के कितनी हो गई है, तो 1800 हो गई है। डॉक्टर वर्मन के समर्पण के कारण असम में उनकी आबादी बढ़कर कितनी हो गई है, जरा कमेंट करना कितनी हो गई है आबादी, तो 1800 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने 2000, जिसको IUCN कहते हैं दोस्तों, उस IUCN ने 2023 में इस प्रजाति को लुप्त प्राय से बाहर निकालकर निकट संकटग्रस्त के रूप में पुनः वर्गीकृत किया है। तो यहां से 5 सवाल जो बन सकते हैं, वो पहला सवाल यह बन सकता है कि टाइम्स पत्रिका ने किसे दिया है, तो कमेंट करना पूर्णिमा देवी ने दिया है। दूसरा पूछेगा कि कितनी महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है, तो 13 महिलाओं को दिया गया है। तीसरा प्रश्न बनेगा कि भारत की कितनी महिलाएं हैं, जरा कमेंट करना, तो भारत की 1 महिलाएं हैं। चौथा पूछा जाएगा कि इस पक्षी को असमिया भाषा में क्या कहते हैं, तो हरगीला कहते हैं साथियों, हरगीला कहते हैं। और पांचवा सवाल पूछा जा सकता है कि इनकी संख्या कितनी बढ़ गई है, तो 450 से बढ़कर के 1800 हो गई है। और अंतिम छठा सवाल जो यहां से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पक्षी है जिसको असम के इस महिला के प्रयास के कारण लुप्त प्राय से निकलकर वो निकट संकटग्रस्त की सूची में आ गई है। तो प्रश्न का उत्तर होगा हरगीला साथियों, हरगीला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 2-3 सवाल है मेरे जो यहां से मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जैसे यहां पर कुछ मैं 5 प्रश्न पूछूंगा और पांचों के पांचों करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे जो यहां से इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूं सबसे पहले कि जरा मुझे
बताइए कि नीति आयोग जो है, उस नीति आयोग के अभी चेयरमैन कौन है? जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। दूसरा आपसे मैं पूछूं कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जरा कमेंट करिएगा। इसी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, किसी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तीसरा आपसे इसी नीति आयोग के सीईओ, जिसको हम कहते हैं चीफ सीईओ, वो कौन है, आपसे पूछा जा सकता है। तीसरा सवाल आपसे हो सकता है। चौथा सवाल आपसे हो सकता है इसी नीति आयोग को, चौथा सवाल आपसे यहां से वेरी इंपॉर्टेंट कि 7th पे कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है कि 7वां पे कमीशन, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7वां पे कमीशन का अध्यक्ष जो है किस व्यक्ति को बनाया गया है। और 5वां और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यूपीएससी के चेयरमैन कौन है। दोस्तों, यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? जरा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक एक करके उत्तर देखते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और आप जानते हैं कि ये जो पद है दोस्तों, ये कैसा पद है, तो ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। मतलब जो व्यक्ति अगर भारत का मुख्यमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री होगा, वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो नीति आयोग का अध्यक्ष बनेगा। उसके अलावा उपाध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो सभी लोग कमेंट करेंगे, रिपीट कीजिए मेरे साथ, सुमन कुमार बेरी। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, सुमन कुमार बेरी जो है, सुमन कुमार बेरी क्या बने हैं, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन जब परीक्षा में आपसे पूछे कि नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं, तो BVR सुब्रमण्यम बने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, VVR साथियों, VVR सुब्रमण्यम बने हैं। सभी लोग कमेंट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा आपसे पूछेगा कि 7th पे कमीशन, 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष बने हैं कौन, तो अशोक कुमार माथुर। साथियों, सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये पांचों के पांचों आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। अशोक कुमार माथुर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें दोस्तों, अशोक कुमार माथुर कौन है, तो 7th पे। और प्रीति मैडम का नाम याद होगा, यूपीएससी चेयरमैन के अंदर में प्रीति सूदन है साथियों, प्रीति सूदन जो है, ध्यान रखेंगे कि प्रीति सूदन कौन है, तो प्रीति सूदन किसकी, तो 7th नहीं, यूपीएससी की जो है साथियों, क्या है, यूपीएससी के चेयरमैन है। अच्छा, मेरे 2-3 और सवाल है, मैं चाहता हूं कि पूछ ही लूं। पांचवां के बाद जो छठा क्वेश्चन यहां से पूछूंगा, दो चीजें पूछूंगा। एक पूछूंगा कि 21वें विधि आयोग के और 22वें विधि आयोग के, दोनों एग्जाम में पूछेगा। अच्छा, मैं यहीं पर पूछ लेता हूं आपसे कि विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, और विधि आयोग में आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि 2024 अपडेटेड आपको रहना है। तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि 21वीं विधि आयोग के कौन है, जरा कमेंट करिए। और आपसे परीक्षा में पूछेगा कि 22वीं विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। और लास्ट क्वेश्चन जो यहां से मैं 7वां प्रश्न आपसे पूछूंगा, वो प्रश्न क्या होगा साथियों, तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको आप क्या कहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा आपसे। बहुत बेहतरीन सवाल है ये कि राष्ट्रीय महिला आयोग, हैंडराइटिंग क्लियर दिख रही है ना, पीडीएफ आपको जो मिलता है उसको आप पढ़ पाते हैं ना, जरा बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग। तो सबसे पहले दोस्तों, जब आपसे पूछे कि 21वीं विधि आयोग, जब 21st का पूछे, तो बलबीर चौहान, सभी लोग कमेंट करेंगे, बलबीर चौहान। क्या कमेंट करेंगे दोस्तों, तो बलबीर चौहान होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरा आपसे जब 22वां पूछे कि 22nd कौन, तो ऋतुराज अवस्थी हैं साथियों, ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी जो है साथियों, ऋतुराज अवस्थी जो है, ऋतुराज अवस्थी है इस प्रश्न का उत्तर। अब लास्ट क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग, सभी लोगों का उत्तर आ रहा है विजय, वेरी वेरी गुड, विजया है, विजय नहीं, विजय कुमार नहीं, विजया रहाटकर हैं, विजया रहाटकर हैं साथियों, ध्यान रखेंगे, विजया रहाटकर हैं, रहाटकर हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साथियों क्या, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। तो 7 नए करंट अफेयर्स मैंने आपको याद करवा दिया, यहां 5 नहीं 7 कर लीजिए, इस बात को ध्यान रखिए। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, पूर्णिमा देवी वर्मन। अब साथियों, अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि कई बार आपने सुना होगा कि महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत में पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला, तो इंदिरा गांधी। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी आजादी के समय, श्रीमती सरोजिनी नायडू। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन बनी महिला, तो सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश के अंदर में। पहली केंद्रीय मंत्री कौन बनी, तो श्रीमती राजकुमार अमृत कौर बनी। पहली कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो श्रीमती रमा देवी थी। हाई कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तो लीला सेठ हुआ करती थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पहली महिला कौन हुआ करती थी, तो फातिमा बीबी हुआ करती थी। उसके अलावा लोकसभा के अंदर में पूछेगा अध्यक्ष कौन पहली महिला, तो श्रीमती मीरा कुमार हुआ करती थी। राज्यसभा के अंदर में उपसभापति पर नियुक्त होने वाली तो वायलेट अलवा हुआ करती थी। संयुक्त राष्ट्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि संयुक्त
राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन के अंदर में साथियों पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एन विजयालक्ष्मी पंडित हुआ करती थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला आरती साहा हुआ करती थी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी हुआ करती थी। एशियाड जीतने वाली पहली महिला मेरे दोस्तों कमलजीत संधू हुआ करती थी। और आखिरी एवरेस्ट की पर्वत की चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बिछेंद्री पॉल हुआ करती थी। बिछेंद्री पॉल हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न जोनल काउंसिल की 27वीं बैठक साथियों पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि अध्यक्षता कौन करेंगे? क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और आप जानते हैं कि अमित शाह और कौन से मंत्री हैं? तो सहकारिता मंत्री। कौन से मंत्री जरा कमेंट करना? सहकारिता मंत्री साथियों, सहकारिता मंत्री भी हैं। अब आइए प्रश्न को आगे देखते हैं। ये माननीय अमित शाह हैं, क्या कह रहा है कि केंद्रीय गृह, देखिए आ गया ना, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह शनिवार 22 फरवरी यानी आज 2025 को आज जो है ये साहब पुणे में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कहां करेंगे। सवाल तो यह भी पूछे जा सकते हैं कि अमित शाह जो है इस बैठक की अध्यक्षता कहां करेंगे। तो सभी लोग कमेंट करिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, पूना में करेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या करेंगे? पूना में करेंगे। दूसरा सवाल जो यहां से बनाया जा सकता है, देखिए मैं क्या करूंगा ना कि मैं जितने सवाल यहां से बनाए जा सकते हैं वो आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो पहला सवाल जो बन सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि यह बैठक कहां आयोजित होगी, तो पूना में। दूसरा पूछा जा सकता है कि कौवीं बैठक है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे 27th। मेरे दोस्तों सभी लोग कमेंट करिए 27वीं बैठक है। अच्छा आप देखिए आप जरा कि ये पश्चिम की बात कर रहा है, आपको ही पता है कि पश्चिम क्षेत्रीय परिषद, तो पश्चिम के अंदर में आप देखिए कि ये वाला भारत का इलाका है। तो ऊपर से जरा चलिए, तो यहां पे कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात के नीचे कौन है? तो दादर एंड नगर हवेली है। उसके नीचे कौन है? तो महाराष्ट्र है। उसके नीचे कौन है? तो गोवा है। तो ऐसे प्रदेश जो हैं शामिल होने वाले हैं। तीसरा सवाल जो यहां से बनेगा कि क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल होगा, तो गोवा होगा, गुजरात होगा, महाराष्ट्र होगा और दादर एंड नगर हवेली होगा, यानी GGMD होगा। याद रखिएगा, ये ट्रिक याद कर लीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए GGMD, यानी गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली। और नहीं तो मैप से याद कर लीजिए, यहां पर पश्चिम की बात कर रहा है तो पश्चिम ये भारत का इलाका हुआ, यहां पर गुजरात, फिर यहां पर दादर एंड नगर हवेली, यहां महाराष्ट्र और फिर यहां पर गोवा है उसके नीचे। यही 4 लोग शामिल होंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा के बाद चौथा सवाल आपसे पूछ सकता है कि मेजबानी कौन कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसकी मेजबानी महाराष्ट्र सरकार कर रही है। आपको याद होगा इंडियन पॉलिटी के अंदर में कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष हैं, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। देखिए भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से 5-7 सवाल बनेंगे। मैं सातों सवाल आपको बताता हूं, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। सबसे पहले पूछेगा कि इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो अमित शाह कर रहे हैं। दूसरा पूछेगा कि क्षेत्रीय परिषद में ये कौवीं बैठक है, तो 27th बैठक है। तीसरा पूछेगा कि इसकी कहां पे ये बैठक हो रही है, तो पूना में हो रही है। चौथा पूछेगा कि इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, तो इस बार महाराष्ट्र मेजबानी कर रहा है। इस पश्चिम वाले बैठक में कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, तो 4 लोग हो रहे हैं। ऊपर से चलिए तो ऊपर में गुजरात, गुजरात के नीचे दादर एंड नगर हवेली, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा? GGMD। और उसके बाद साथियों भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं, तो सभी लोग कमेंट करेंगे भारत में कुल कितने हैं, तो 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इन 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो अमित शाह बनाए जाते हैं, यानी केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब यहां से ना 3-4 सवाल बनेंगे और मैं चाहता हूं कि यहां से 5 करंट अफेयर आपको करवाऊं और वो 5 करंट अफेयर आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। जैसे मैं बहुत छोटी सी बात कराना चाहता हूं। जैसे सबसे पहले मैं आपसे यहां पे ना यूनियन टेरिटरी की बात कर लेते हैं, जो आपको याद नहीं होता है। यूटी जिसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। आप जानते हैं साथियों कि केंद्र शासित प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला कौन सा है, तो जम्मू एंड कश्मीर है। आप जानते हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है इसकी राजधानी कहां पे है, तो आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी कहां पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर वाली राजधानी आपको ही पता है कि श्रीनगर। और जम्मू जब आप कहते हैं तो श्रीनगर या जम्मू आप कह लीजिए इसकी राजधानी है। दूसरा आपसे पूछेगा कि इसके उपराज्यपाल कौन है, तो मनोज सिन्हा। सभी लोग कमेंट करेंगे कौन है जम्मू
जम्मू एंड कश्मीर के सभी लोग कमेंट करिए तो मनोज सिन्हा है, मनोज सिन्हा है। अच्छा, यहां पे मुख्यमंत्री होता है कि नहीं? जी हां साहब, होता है। कौन है यहां पर अभी फिलहाल 2025 का अपडेट क्या है दोस्तों? तो 2025 का अपडेट है कि यहां पे उमर अब्दुल्ला है साथियों, उमर अब्दुल्ला हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा जो जम्मू एंड कश्मीर के बाद एक और पड़ता है जिसे आप कहते हैं लेह लद्दाख वाली कहानी। लेह लद्दाख, अच्छा ये कब बना था? 31 अक्टूबर 2019। सभी लोग कमेंट करिए कितने तारीख को, सभी लोगों को पता होना चाहिए, लाल कलर से लिख देता हूं, याद रखना भाई, ये कभी भी पूछ सकता है। दोनों कब बने थे? 31 अक्टूबर 2019 को मोदी जी ने 370 धारा को हटाया था और जम्मू कश्मीर को दो भागों में, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख बनाया था, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर कौन बनाए गए हैं? तो इसके उपराज्यपाल 2025 में अभी कौन है? तो बीडी मिश्रा हैं दोस्तों। कौन है? बीडी मिश्रा हैं। अगला सवाल मेरा है कि क्या यहां पे मुख्यमंत्री होगा साहब? तो यहां पे मुख्यमंत्री नहीं होगा, यहां पे मुख्यमंत्री नहीं होगा। तीसरा, आपसे यूनियन टेरिटरी की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली बनता है साथियों। दिल्ली की राजधानी कहां पे है? तो आप भी जानते हैं, नई दिल्ली। और इसके उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना है। कौन है? विनय कुमार सक्सेना है, विनय कुमार सक्सेना है। सब मेरे साथ याद कर लीजिए दोस्तों। चौथा आपसे पूछेगा कि इसकी यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप भी जानते हैं, अभी अभी बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता बनी है, चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं यहां की। चौथे नंबर पे दिल्ली के बाद आपका ऊपर से चलिए तो जम्मू कश्मीर, लेह, लेह के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद नीचे आएंगे साथियों तो पुडुचेरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? तो पुडुचेरी की बात करेंगे। आप जानते हैं कि पुडुचेरी की राजधानी भी पुडुचेरी है और पुडुचेरी के अंदर में उपराज्यपाल है कौन? के कैलाश नाथन। सभी लोग कमेंट करेंगे के कैलाश नाथन। अभी एकदम 2025 का अपडेट दे रहा हूं मैं आपको। के कैलाश नाथन साथियों, के कैलाश नाथन याद कर लीजिए। क्या पुडुचेरी के अंदर में मुख्यमंत्री होता है? नहीं साहब, होता है। कौन है? तो आप बताइए, एन रंगास्वामी है। कौन है? एन रंगास्वामी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पर कौन है? तो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में नहीं, एन रंगास्वामी है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चौथा के बाद साथियों पांचवा, आपको पता है कि पुडुचेरी के बाद एक और जगह है जिसको आप कहते हैं अंडमान एंड निकोबार। क्या कहते हैं? अंडमान एंड निकोबार द्वीप कहते हैं। आपसे पूछेगा कि अंडमान एंड निकोबार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है दोस्तों, अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप है, आपसे पूछेगा कि उसके प्रशासक कौन है, यानी उसके एडमिनिस्ट्रेटर कौन है। तो आप भी जानते हैं इसकी राजधानी कहां है? तो श्री विजयपुरम के अंदर में इसकी राजधानी है। और विजयपुरम, जरा सभी लोग कमेंट करना इसकी राजधानी कहां है? तो श्री विजयपुरम है साथियों, लेकिन वो छोड़ दीजिए। आपसे पूछेगा कि इसके एडमिनिस्ट्रेटर यानी इसके प्रशासक कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी हैं साथियों, उपराज्यपाल इसके। कौन है? तो देवेंद्र कुमार हैं, देवेंद्र कुमार जोशी हैं साथियों, देवेंद्र कुमार जोशी हैं। और जो मैं आपको गुलाब चंद कटारिया बता रहा हूं ना, वो कहां के? तो चंडीगढ़, चंडीगढ़ के प्रशासक कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया हैं। छठा आपसे पूछेगा चंडीगढ़ साथियों, अब यहां पे जगह नहीं बचा है, छोड़ देते हैं, अगली बार कहीं देख लेंगे। इसके कौन है साथियों? तो गुलाब चंद कटारिया हैं, गुलाब चंद कटारिया हैं दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कितना बच गया? सिर्फ 2 को और बच गया, 6 हो गया है। टोटल कितना है? 8 है। दादर एंड नगर हवेली जो ऑप्शन के अंदर में था साथियों, दादर एंड नगर हवेली के कौन है? तो प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, प्रफुल्ल पटेल उसके प्रशासक हैं, ध्यान रखिएगा। दादर एंड नगर हवेली के कौन है? तो दादर एंड नगर हवेली के प्रफुल्ल पटेल हैं, महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, उन्हीं को यहां पर प्रशासक बनाया गया है। और लास्ट कौन सा बच गया है? लेह लद्दाख हो गया, दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान, चंडीगढ़, दादर, और अंत में बचा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के भी यही प्रफुल्ल पटेल जो हैं, लक्षद्वीप के भी ये अभी एक्सटेंड चार्ज में थे, अभी अपडेट एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन यही उस समय चार्ज में है। तो ये इतना अगर आपको याद है तो आपके लिए एग्जाम में रास्ता बहुत आसान है, आपका रास्ता बहुत आसान है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मजा आ रहा है क्लास के अंदर में? स्पीड सही है ना? कोई तो दिक्कत नहीं है। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में माउंट डुकोनो, वीवीआई लगा लीजिए साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि जितना ज्वालामुखी फूटता है या जितना ज्वालामुखी न्यूज में रहता है, वो सभी के सभी ज्वालामुखी से सवाल पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, यह ज्वालामुखी देश के किस राज्य में स्थित है? क्या ये किस देश में स्थित है? भारत में है, इंडोनेशिया में है, जापान में है, या फिलीपींस में है? ये देखिए, ये ज्वालामुखी फटा था, आपको याद होगा भारत के अंदर में अंडमान में भी, अंडमान एंड निकोबार में भी एक ज्वालामुखी फटा था, आपको याद होगा। बहुत भयंकर बड़ा विस्फोट हुआ था जब सुनामी आया था भारत में, है ना? तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा दोस्तों, इंडोनेशिया। लेकिन पहले इसके डिस्कशन को देखते हैं। आपको पता है ये जो मैप लगाया गया है, इस मैप के अंदर में जितने भी एक्ट
एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ये दिख रहे हैं, ये सारे एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ये सारे क्या हैं? एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ये सारे क्या हैं? एक्टिव ज्वालामुखी हैं। ये भी एक्टिव ज्वालामुखी हैं। लेकिन एक्चुअली ये फिगर थोड़ा छोटा है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है। इधर भी एक्टिव ज्वालामुखी आपको यहां भी दिख रहा होगा। यहां पे सबके नाम है। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, जब इसी पीडीएफ में डाउनलोड करेंगे तो ये क्लियरली जूम करके आपको दिखेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माउंट डुकोनो 20 फरवरी 2025 को फटा है। तो ये माउंट डुकोनो जो है इंडोनेशिया का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी है। और ये कब फटा है मेरे दोस्तों? तो ये 20 फरवरी 2025 को फटा है, जिसमें हवा में 2000 मीटर तक का विशाल राख का बादल फैल गया। अब सोचिए कि इतना बिजोर फटा, 2000 मीटर, समझ रहे हैं हम लोगों की हाइट होगी 2-3 मीटर, 2 मीटर 1.5 मीटर, 2000 मीटर मतलब कितना ऊंचा हो गया। उतना ऊंचा जाके ये पूरा बादल बना दिया, इतना तेज फटा। उत्तरी मालूक प्रांत के हल माहेरा द्वीप पर यह विस्फोट हुआ है। तो आपसे एग्जाम में जो दूसरा सवाल यहां से पूछा जा सकता है, देखिए पहला सवाल क्या पूछा जा सकता है कि ये कौन सा कहां पर है, तो इंडोनेशिया में है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा फटा है, तो माउंट डुकोनो फटा है, दूसरा होगा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस द्वीप पर हुआ है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे हल माहेरा द्वीप। ये तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कहां पर विस्फोट हुआ है, तो हल माहेरा द्वीप पे हुआ है। चौथा आपसे पूछ सकता है कि दुनिया भर में तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहां पे ये विस्फोट हुआ है इंडोनेशिया में कितने ज्वालामुखी हैं, तो आप जानिएगा कि इंडोनेशिया में 130 सक्रिय ज्वालामुखी हैं साथियों। ये चौथा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा एक बात देखिए कि सक्रिय ज्वालामुखी, आपको पता है ना कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी और एक विलुप्त ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी जिसको कहते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो वर्ग ज्वालामुखी होता है जो आज के डेट में, अभी के डेट में 2025 में भी उसमें धीरे धीरे नियमित रूप से विस्फोट होते रहता है। तो वैसी ज्वालामुखी जिसमें नियमित रूप से विस्फोट होता रहे उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे जापान के अंदर में याद है ना, माउंट फुजियामा, याद है माउंट फुजियामा जो है, माउंट फुजियामा क्या है? माउंट, अच्छा इसको अलग से लेंगे, फिलहाल छोड़ दीजिए। जो ज्वालामुखी है जो प्रशांत सागर, प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, आपको ही पता है ये रिंग ऑफ फायर वाली पूरी कहानी। इंडोनेशिया में के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट मेरापी है। आपसे एग्जाम में पूछेगा, 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो सभी लोग कमेंट करेंगे माउंट मेरापी है। इंडोनेशिया के अधिकांश ज्वालामुखी सुंडा आर्क नामक 3000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला पर स्थित है। तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये इंडोनेशिया वाली कहानी है और ये कहां पे लोग स्थित हैं ये देख लीजिए। तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। अब मेरे 2-3 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछता हूं। ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है दोस्तों? तो ज्वालामुखी मूलतः 3 प्रकार का। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ज्वालामुखी एक होता है जिसे आप कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, एक आप क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी की जब आप बात करते हैं दोस्तों, तो वैसी ज्वालामुखी जो आज भी जिसके अंदर में नियमित रूप से विस्फोट होते हैं, ऐसे ज्वालामुखियों को हम क्या कहते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जैसे जापान के अंदर में माउंट फुजियामा है ना, माउंट फुजियामा है, माउंट फुजियामा ये क्या है दोस्तों? तो माउंट फुजियामा क्या है, तो आपको ही पता है कि माउंट फुजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है। कहां पर है? तो जापान में है। अच्छा एक और ज्वालामुखी का आपने नाम सुना होगा जो काफी सक्रिय है, माउंट स्ट्रोम्बोली है। कहां है? भूमध्य सागर में है, माउंट स्ट्रोमोली है, ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर है? तो भूमध्य सागर में है, स्ट्रोम्बोली है, ध्यान रखेंगे। तो माउंट स्ट्रोम्बोली जो है, स्ट्रोम्बोली है, ये कहां पर है दोस्तों? एग्जाम में पूछेगा तो आप कहेंगे कि भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा जो होता है सक्रिय के बाद एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि निष्क्रिय ज्वालामुखी मतलब जो एक्टिव नहीं है। तो यदि कोई ज्वालामुखी लंबे समय से जिसके अंदर में विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन अचानक से वो एक्टिव हो जाए, बहुत दिन से नहीं हुआ है लेकिन अचानक से एक्टिव हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। जैसे इटली के अंदर में निष्क्रिय में आपको याद होगा कि इटली के अंदर में आपने पढ़ा होगा, इटली के अंदर में एक ज्वालामुखी है जिसका क्या नाम है? तो माउंट विसुवियस है। कौन सा है? तो माउंट विसुवियस है। और माउंट विसुवियस जो बात करते हैं, विसुवियस है, ये क्या है? तो ये निष्क्रिय है। लेकिन निष्क्रिय वाले में क्या होता है कि अचानक से विस्फोट हो जाता है, अचानक से सक्रिय हो जाता है। तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। उसे क्या कहते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और आपको पता है विलुप्त मतलब कहानी खत्म है, जो डेड हो चुका है, मतलब आने वाले बहुत दिनों से उसमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है और भविष्य में भी उसमें कोई संभावना नजर नहीं आ रही। जैसे तंजानिया के अंदर में माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में क्या है? माउंट किलिमंजारो, आपको पता है माउंट किलिमंजारो है। और माउंट किलिमंजारो कहां पे है? तो आप भी जानते हैं तंजानिया में। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली की नौवीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए का टॉपअप घोषित किया है? तो जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है, नौवीं मुख्यमंत्री बनी है, उनके बारे में पूछ रहा है कि आयुष्मान भारत में कैबिनेट मीटिंग के अंदर में क्या 2 लाख का टॉपअप, 3 लाख का, 4 लाख का या 5 लाख का? तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों 5 लाख का। आप जानते हैं कि जो आयुष्मान भारत है उसमें पहले से तो 5 लाख है ही, और इन्होंने प्लस एडिशनल इसमें 5 लाख कर दिया। यानी दिल्ली के अंदर में एक परिवार को कुल मेडिकल सुविधा जो है वो कितने तक की 1 वर्ष के अंदर में फ्री ले सकता है? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उसे 10 लाख बना दिया। तो आपसे ये पूछ सकता है कि कितना बढ़ा दिया गया। तो आपसे जब पूछे कितना बढ़ा दिया गया तो याद रखिएगा उसे कितना बढ़ा दिया गया, 10 लाख। अच्छा, इस आयुष्मान भारत योजना आपको ही पता है, इसे ही जन आरोग्य योजना, जिस पहले शुरू में कहा गया, बाद में इसे आयुष्मान भारत बना दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सभी लोग कमेंट करेंगे 23 सितंबर 2018। एक एक बच्चा क्लास में कमेंट करेगा कि इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो अपना पड़ोसी राज्य है झारखंड, उसी की राजधानी है रांची। उसी रांची से साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रांची से इसकी शुरुआत की थी। और गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक कैशलेस सुविधा कहां मिलती है? तो इसी में मिलती है दोस्तों, याद रखेंगे 5 लाख तक। लेकिन अभी रुकिएगा जरा, कह रहा है कि 10 लाख रुपए के कवरेज के साथ आयुष्मान भारत, यानी 5 लाख तो पहले से केंद्र सरकार देती थी और 5 लाख रेखा गुप्ता ने दे दिया है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं इसको, पीएमजेवाई को, पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। अच्छा, आपसे एग्जाम में पूछ ले अगर कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कल्याणकारी योजनाओं में स्वास्थ्य से संबंधित कल्याणकारी योजना या सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तो दे रही है उधर से और 5 लाख ये दे रहे हैं। तीसरा आपसे पूछेगा कि इसको लॉन्च कब किया गया? तो लॉन्च किया गया था फरवरी 2018 में। लॉन्च कब किया गया था? तो फरवरी 2018 में। लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई? तो सितंबर महीने के अंदर में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखिएगा, फरवरी में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआत इसकी सितंबर में एक्टिव हुआ था ये। नेक्स्ट आपको देखते हैं कि लॉन्च हुई यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीयक देखभाल हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा प्रदान करता है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी यानी ऑपरेशन कराना है, दवा खरीदना है, डेली का आपका ट्रीटमेंट है या दवाओं का पैसा है, वो सबको इसमें दिया जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी दिल्ली के अंदर में चुनाव हुआ है, दिल्ली के अभी जो भी मैंने बताया कि उपराज्यपाल कौन है, लेकिन मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल सा है दोस्तों, और वो सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि दिल्ली के अंदर में जो अभी कैबिनेट बनी है उसमें टोटल कितने कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं? जरा कमेंट करके बताइएगा, कितने कैबिनेट मिनिस्टर दिल्ली की सरकार में बने हैं, जरा उनको देख लिया जाए। आप जानते हैं कि दिल्ली में अभी रेखा गुप्ता जो है क्या बनी है? तो रेखा गुप्ता वहां की सीएम बनी है। उनके 6 कैबिनेट मंत्री हैं और कई बार एग्जाम में ना इनका मंत्रालय पूछ लेता है। तो रेखा गुप्ता स्वयं है जिनको वित्त मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास और सतर्कता मंत्रालय है। प्रवेश वर्मा जो वहां के उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया। एग्जाम में पूछ सकता है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव में किसने पराजित किया? तो प्रवेश वर्मा ने किया। इनको क्या मिला है? तो पीडब्ल्यूडी मिला है और जल मंत्रालय मिला है। आशीष सूद हैं दोस्तों, आशीष सूद को गृह मंत्रालय मिला है और शिक्षा मिला है। तो अगर आपसे पूछे कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, एग्जाम में पूछेगा, तो आप क्या कहेंगे? आशीष सूद है। मनजिंदर सिंह सिरसा जो है, आपको ही पता है, मनजिंदर सिंह सिरसा को खाद्य मंत्रालय, पर्यावरण मिला है। और कपिल मिश्रा आपको याद होंगे, काफी बयानों में रहते हैं, इनको श्रम मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय मिला है। और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय मिला है। देखिए, आप इतना मत याद कीजिए, लेकिन 3 याद कर लीजिए। वित्त मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, यही 3 याद कीजिए। कितना याद करिएगा, नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि गृह मंत्री कौन है, दूसरा वित्त मंत्री कौन है, और तीसरा शिक्षा मंत्री कौन है। मैं सब याद करवाऊं वो मेरा काम नहीं है, टीचर का रोल है कि इंपॉर्टेंट आपको बताए। तो गृह मंत्री की जब बात आएगी तो कौन है? आशीष सूद हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए, तो गृह मंत्री कौन है? तो आशीष सूद हैं, आशीष सूद हैं। आपसे पूछे शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री तो यही हैं, आशीष सूद ही शिक्षा मंत्री भी हैं। यानी 2 बड़े मंत्रालय आशीष सूद के पास हैं। आपसे पूछे वित्त मंत्री कौन है? तो जो मुख्यमंत्री स्वयं है रेखा गुप्ता, वही रेखा गुप्ता जो कौन है? वित्त मंत्री। अच्छा, मनोज तिवारी को क्या मिला? रिंकिया के पापा को क्या मिला भाई? कोई मंत्रालय नहीं मिला, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुनिए,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट जीबीबीसी 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। देखिए ये हर साल होता है। देखिए मैं पिछले वाले क्वेश्चन में ना योजना भी आपको बता सकता हूं, जैसे बहुत सारे मिशन इंद्रधनुष योजना है, आपको ही पता है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, जिसका लक्ष्य है कि टीकाकरण बच्चों को दिया जाए। आपके टीआरई के पेपर में भी आया था 7 बीमारियां, उसके अंदर में डिप्थेरिया, उसके अलावा क्या बोलते हैं टेटनस, पोलियो, टीबी, काली खांसी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, घर घर सिलेंडर जो बीपीएल परिवारों को मोदी जी दे रहे हैं, तो ऐसी तमाम योजनाओं की हम बातचीत वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं, अच्छे उत्तर आ रहे हैं, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं और अच्छे उत्तर आ रहे हैं। वेरी गुड मेरे दोस्तों, सभी लोगों का उत्तर बहुत बढ़िया आ रहा है। अगर कोई सवाल आपके मन में है, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों, आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया आप पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों, आप सभी लोग बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। लगातार कमेंट्स में जब देखता हूं आपके तो मजा आ जाता है। कैसी लग रही है क्लास, जरा बताइए। क्लास में इंपॉर्टेंट चीजें याद हो रही हैं। अच्छा, इसका पीडीएफ सभी लोगों को तो चाहिए ना। कल वाला पीडीएफ ना कंप्रेस नहीं किया गया था। पीडीएफ इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में, इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में रहता है। अच्छा, कल संडे है तो कल हम लोग का वीकली टेस्ट होना चाहिए कि नहीं। मैं सोच रहा हूं कि 50 क्वेश्चन का कल वीकली टेस्ट लिया जाए, जिसमें पहले आपका ढाए ढाए एबीसीडी टेस्ट करवा दूं, फिर लास्ट में उनका डिस्कशन करा दूं। कल कैसा रहेगा सुबह सुबह वीकली टेस्ट लेना? कल वीकली टेस्ट कैसा रहेगा जरा बताइए मुझे, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या कर्नाटक में। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। कितनी की गई हैं? तो 543 दोस्तों, 543। सभी लोग कमेंट करिए तो पहले 543 सभी लोग कमेंट करिए। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम भी आएगा, वो भी देखते हैं। कह रहा है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, जो एक विश्वव्यापी पक्षी अवलोकन कार्यक्रम है। क्या है? ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट, जो दुनिया का एक पक्षी अवलोकन कार्यक्रम है। लगातार तीसरे साल भारत की पक्षी प्रजातियों की गणना में बंगाल पहले स्थान पे रहा। यानी लगातार 3 साल से, याद रखिएगा, बिहार नहीं बंगाल नंबर 1 पे रह रहा है। हर साल नई नई प्रजातियों को लेकर के, हर साल किसको लेकर के दोस्तों? नई नई प्रजातियों को लेकर के। इस बात को ध्यान रखेंगे। 14 से 17 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस कार्यक्रम में भारत भर के पक्षी प्रेमियों ने 1068 प्रजातियों को दर्ज किया है, जिसमें से 543 अकेले जो है किसका है? बंगाल का है। एक नाम सभी लोग याद कर लीजिए, अपना नाम भूल जाएं लेकिन इसका नाम याद रखें। आप अपनी उसका नाम भूल जाएं, समझ रहे हैं ना, उसका नाम। मान लीजिए कि यहां पे कौन है, बहुत कमेंट कर रहे हैं हमारे छोटू यश जी हैं, सर जी प्रणाम कह रहे हैं। अब मान लीजिए कि छोटू का ब्याह हो रहा है, ये छोटू है हमारा, छोटू है मान लेते हैं, तो ये मान लीजिए कि छोटू है, छोटू थोड़ा छोटा ही रहेगा ना जी, ये छोटू है और छोटू का ब्याह हो रहा है एक महिला से, ये थोड़ी लंबी है, एक महिला से छोटू का ब्याह हो रहा है। और ये जो महिला है इसका नाम है टुनटुनिया देवी। क्या नाम है? टुनटुनिया देवी। तो छोटू का ब्याह हो रहा है टुनटुनिया देवी से। तो छोटू, तुम टुनटुनिया का नाम भूल जाना। छोटू, छोटू तुम मुझसे वादा करो कि तुम टुनटुनिया का नाम छोटू भुला जाओगे, लेकिन तुम बहारुद्दीन एसके का नाम मत भुलाना छोटू, नहीं तो तुम्हारा ब्याह कट जाएगा, नौकरी नहीं होगा। तो याद रखना मेरे छोटू, याद रखना कि छोटू तुम टुनटुनिया का नाम भूल जाना, लेकिन बहारुद्दीन एसके का नाम याद रखना, क्योंकि वही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 310 प्रजातियां अकेले जो हैं देखी हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपसे एग्जाम में एक सवाल और पूछेगा कि भारत में कितना हो गया है, तो 136 से बढ़कर 1068 हो गया है। अब साथियों जरा हम आपसे बातचीत करते हैं, आइए जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको क्लास में याद करवाते हैं। आपसे यहां से टोटल 3-4 सवाल बन सकते हैं। पहला पूछा जाएगा कि भारत में लगातार 3 साल से नंबर 1 पर कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा साथियों कि बंगाल है दोस्तों, बंगाल है। दूसरा सवाल यह बनेगा कि कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं टोटल, तो टोटल अब भारत में 1068 हो गई हैं, लेकिन पिछले साल यानी 2024 तक में कितनी थी, तो 2024 में 1036 थी। याद रखिएगा 1036 से बढ़कर कितनी हो गई हैं, तो 1068 हो गई हैं। यह क्वेश्चन नंबर 2 यहां से बनाया जा सकता है। तीसरा आपसे बनेगा कि बंगाल ने कितनी प्रजातियां दी हैं, तो 543, सभी लोग कमेंट करिए, 543 प्रजातियां दी हैं। और चौथा कि सबसे ज्यादा शीर्ष पर पर्यवेक्षक कौन है, तो याद रखेंगे बहारुद्दीन एसके हैं साथियों, बहारुद्दीन एसके हैं। बस ये 4 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आपसे पूछ दे कि ना ना हम तो थेथर हैं, महाराष्ट्र से कितने प्रजातियां हैं, तो 414। 414 कहां से हैं दोस्तों? महाराष्ट्र से हैं। कोई आपसे पूछे कि शशि सर बताओ केरल के अंदर में कितना है, तो कहना कि
केरल में एग्जैक्ट नहीं है, 300 के आसपास है। असम के अंदर में एक डेटा आपसे पूछा जाता है, असम के अंदर में, असम वाला भी पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था साथियों, तो असम में भी 414 ही है, ध्यान रखिएगा। जितना महाराष्ट्र में है उतना ही असम में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जब कर्नाटक की आप बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो कर्नाटक के अंदर में 380 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं जरा कमेंट करना, 380 हैं, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पे ना मैं बहुत सारी चीजें आपको बताता हूं। जब बिहार में पक्षी अभ्यारण्य बहुत सारे हैं, जरा बताना तो 2-3 1 मिनट रुक जाओ बस। बिहार के अंदर में पक्षी अभ्यारण्य है, बिहार में पक्षी अभ्यारण्य ज्यादा नहीं, मुझे 2 का नाम बता दो। मैं 3 4 5, अच्छा चलो 3 बता दो, चलो छोड़ो 4 बता दो। तो सबसे पहला जो सबसे नंबर 1 पे जिसको आप रखोगे वो कौन होगा? कांवर झील होगा। आपको ही पता है कि कांवर झील क्या है, तो आपको ही पता है कि कांवर झील रामसर साइट है या नहीं है, तो है कहां पर है कांवर झील? तो आप भी जानते हैं बेगूसराय घर छे ना हो, बेगूसराय वाला के है, तो बेगूसराय वाले जितने लोग हैं वो कांवर झील को जानते होंगे। दूसरा आपको पता है ना, दरभंगा वाला लोग जो होगा कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान ये भी क्या है? तो पक्षी अभ्यारण्य है, कुशेश्वर स्थान आपको पता होगा। और ये जो कुशेश्वर स्थान है आपको पता होगा कि ये दरभंगा जिले में पड़ता है, और यहां पर भी बाहर के पक्षी आते हैं। दूगो नहीं भुला सकते हैं, दोनों जमुई वाला, एगो नागी पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा नकटी, दोनों को रामसर बनाया गया है। नागी को भी और नकटी को भी, ये दोनों क्या बने हैं? तो दोनों रामसर साइट हो गए हैं। एक दिन ना रामसर करा देता हूं पूरा, है ना, एक दिन रामसर पूरा करा देता हूं। ये दोनों कहां हैं? तो आप जानते हैं कि नागी और नटकी। नागी कहां पर है भाई? तो नागी भी आप जानते हैं कि जमुई में है। नागी नदी पर बांध एक बना है, उसी बांध से ये जो पक्षी अभ्यारण्य है, ये जो झील है, उसी में ये अभ्यारण्य है, गंगा के मैदानों के इलाके में पड़ता है। नकटी भी कहां है? तो नकटी भी साथियों आपको पता है कि जमुई जिले के अंदर में है। उसके अलावा बिहार में बुद्धा है, तो बुद्धा बिहार में ही है। बहुत सारे हैं बिहार के अंदर में मेरे दोस्तों, इतना आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है ये बात? आइए अगले क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए, मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है, पूछूं आपसे, बहुत सिंपल सा सवाल है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए, सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बीमा, VVI लगा लीजिए, क्योंकि एक क्रांतिकारी बदलाव कह सकते हैं, क्रांतिकारी स्टेप है ये, बदलाव है। जरा देखिएगा क्या है। अस्बा भुगतान प्रणाली किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण एडा के द्वारा, भारतीय सेबी के द्वारा, या NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा? देखिए दो बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं ना कि आप कोई भी इंश्योरेंस जब खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि इंश्योरेंस वाला आता है, कहता है पहले प्रीमियम दे दीजिए। प्रीमियम आप जमा कर देते हैं, वो आपका कागज लेता है, 1 महीना बाद पता चलता है कि नहीं आपका तो नहीं हो पाएगा, आपका प्रॉब्लम है, आपका प्रीमियम हम लोग वापस कर देंगे। तो आपका पैसा क्या हुआ? 1 महीना तक उनके पास रह गया। ये जो है इरडा ने एक नया नियम बना दिया। अब जिसको इंश्योरेंस कराना है वो इंश्योरेंस वाला क्या करेगा? पैसा तुरंत नहीं लेगा। मान लीजिए कि मेरा 1000 का इंश्योरेंस है, तो हम इंश्योरेंस वाले को क्या करेंगे? एक UPI OTM करके दिया है। UPI तो पता है ना, OTM, UPI OTM है साथियों। OTM का फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछ सकता है। UPI का तो पता है, OTM का होता है साथियों, OTM का फुल फॉर्म होता है वन टाइम मैंडेट। मतलब होगा क्या कि 1000 रुपए का इंश्योरेंस है, सारा कागज इंश्योरेंस वाला आपसे भरवा लेगा, लेकिन आपके खाता से पैसा नहीं कटेगा। जब वो कागज जाएगा, जांच हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपका पैसा कटेगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, ठीक है ना, इसके लिए ये किया गया। तुरंत पैसा नहीं कटेगा, ठीक है। अब आइए क्या कह रहा है कि बीमा अस्बा जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम भुगतान को सरल बनाने के लिए एक नया भुगतान तंत्र है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पूछेगा कि बीमा अस्पा क्या करता है? तो ब्लॉक की गई राशि द्वारा आवेदन को शुरू करता है, मतलब जो आपका पैसा अकाउंट से ब्लॉक कर लेता है लेकिन पैसा कटता नहीं है। यह कब से प्रभावी होगा? तो भारत के अंदर में अब कोई भी इंश्योरेंस वाला आपसे एडवांस में पैसा नहीं लेगा। 1 मार्च 2025 से प्रभावी होगा, जिसमें पॉलिसी धारकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से अपने बैंक खातों में धनराशि ब्लॉक करने के लिए सक्षम बनाती है। इसे तत्काल डेबिट के बिना एक सहज लेन देन प्रक्रिया में सुनिश्चित किया जाएगा। जो बात मैंने बताई कि तुरंत पैसा नहीं कटेगा आपका, तुरंत जो है क्या होगा, तो तुरंत आपका पैसा नहीं कटेगा दोस्तों, और आपका जो ये पूरा कहानी। अच्छा एक बात और समझिए, यहां से मैं आपको 5 क्वेश्चन पूछूंगा और सारे 2025 का करंट पूछूंगा। 5 क्वेश्चन है और 2025 का ये करंट अफेयर है।
पहला क्वेश्चन, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम जाता है। पहला क्वेश्चन, भारत में यूपीआई, भारत का जो यूपीआई है वो स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला, भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला, यानी ऐसे लिखता हूं, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन है? फर्स्ट यूरोपियन कंट्री कौन है? जरा कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए तो जरा देखें। दूसरा सवाल यहां से बनता है दोस्तों, और वो है कि आरबीआई ने यूपीआई का लिमिट बढ़ाकर 2024 में कितना कर दिया है? आरबीआई ने यूपीआई का लिमिट बढ़ाकर कितना कर दिया है 2024 में? अभी मतलब 2025 में कितना लिमिट है? तीसरा एक सवाल है, कैशलेस पेमेंट आप समझते हैं ना, वॉलेट जिसको कहते हैं कि वॉलेट के अंदर में, तो वॉलेट के अंदर में आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? पहले सीमा कितनी थी? 2000 थी, तो पूछ रहा है कि 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तीसरा। चौथा, एक और बात बता दीजिए मेरे दोस्तों कि आप जानते हैं कि आरबीआई ने एक नया पेमेंट गेटवे लाया था, यूपीआई 1 2 3। क्या लाया था? यूपीआई 1 2 3। तो आपसे पूछ रहा है, अच्छा छोड़िए यूपीआई 1 2 3, आप हमको बता दीजिए कि इरडा का अध्यक्ष कौन है? क्योंकि इंश्योरेंस से है, तो आई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष 2025 वाला बताइएगा। ये जितना भी आंसर देना है अपडेट 2025 वाला। और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए, एनआईसीएल का नाम सुना है ना? एनआईसीएल, उसकी अध्यक्ष कौन है? नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनआईसीएल के अध्यक्ष कौन है? इन पांचों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप बताइए जरा मुझे, पांचों का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मेरे दोस्तों का कबरलक झील नहीं भाई, कांवर झील नाम है, कांवर झील नाम है। सुनिए, तो भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला देश 2024 में आपको पता है फ्रांस बना है। यूपीआई की लिमिट इन्होंने बढ़ाकर कितनी कर दी है? जरा बताना, यूपीआई की लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? पहले कितनी थी? 1 लाख तक कर सकते थे, अब बढ़ाकर यूपीआई की लिमिट कितनी कर दी गई है? तो 5 लाख कर दी गई है। यूपीआई वैलेट की सीमा कितनी कर दी गई है? तो 5000 कर दी गई है। यूआरडा का चेयरमैन कौन? तो देवाशीष पांडा, कल ही बताया था आपको, देवाशीष पांडा, कल की क्लास में अगर आप थे तो आपको पता होगा। और एनआईसीएल का अध्यक्ष कौन 2025 में? सुचिता गुप्ता साथियों, सुचिता गुप्ता, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काश पटेल, ये तो न्यूज कल मैं शॉर्ट्स में डाल चुका हूं, कि काश पटेल एफबीआई के किस क्रम के निदेशक हैं? क्या ये 7वें हैं, 8वें हैं, 9वें हैं या 10वें हैं? जरा कमेंट करके बताइए कि कौवे निदेशक हैं दोस्तों, कौवे निदेशक हैं। जरा कमेंट करके बताइए कि ये कौवे निदेशक हैं। जरा कमेंट करके बताइए साथियों कि कौवे निदेशक हैं, इस बात का आपको उत्तर देना है। काश पटेल के बारे में पूछ रहा है कि काश पटेल कौवे निदेशक हैं। तो आप जानते हैं कि काश पटेल साथियों 9th नंबर के निदेशक हैं। सीनेट का फैसला हुआ है, 51-49 से ये जीते हैं दोस्तों। मूल रूप से भारतीय मूल के हैं। कहां के हैं दोस्तों? तो ये भारतीय मूल के हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ट्रंप के अंदर में, ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं, और ये पहले से जो है रक्षा मंत्रालय के अंदर में काम कर चुके हैं। बहुत सारे मिशन पर इन्होंने काम किया है, आतंकवाद से संबंधित मिशनों पर भी बहुत सारे काम किए हैं। मूल रूप से पेशे से ये वकील हुआ करते थे, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इनके माता पिता भारतीय हैं। आइए देखते हैं क्या है। काश पटेल भारतीय मूल के पहले एफबीआई निदेशक हैं, और पहले एफबीआई तो भारतीय मूल के हैं, और ओवरऑल कौन से हैं? तो 9th एफबीआई निदेशक है। क्यों भाई? क्योंकि एगो का टेन्योर होता है 10 साल। कितना टेन्योर होता है? 10 साल। आपसे पूछेगा कि एफबीआई के निदेशक का, जैसे हमारे यहां मोदी जी 5 साल, लेकिन आपसे पूछेगा कि एफबीआई, सभी लोग कमेंट करो तो लिखो, तो कमेंट में 10 साल सभी लोग लिखिएगा। 10 साल एफबीआई के निदेशक रहे हैं। एक आदमी का टेन्योर कितना होता है? 10 साल। 20 फरवरी 2025 को संयुक्त राज्य कांग्रेस के ऊपरी सदन सीनेट में उनकी नियुक्ति, देखो बताया ना, तो ये पूछेगा 51-49 से मंजूर की गई है। काश पटेल का जन्म न्यूयॉर्क में गुजराती माता पिता के घर हुआ है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि भारतीय मूल के हैं। इनकी या जड़ें कहां पे हैं? भारत में। इनके माता पिता जो हैं, दादा दादी भारत वाले हैं। ये इसके पहले निदेशक कौन थे? तो क्रिस्टोफर रे थे। यानी एग्जाम में जब आपसे पूछेगा कि काश पटेल किसके स्थान पर आए हैं, सभी लोग याद रखिएगा। बहुत बार कहता है ना कि काश पटेल का नाम नहीं पूछेगा, क्वेश्चन दे देगा कि काश पटेल एफबीआई के जो नए निदेशक बने हैं वो किनको रिप्लेस किए हैं या किनके स्थान पर आए हैं? तो क्रिस्टोफर रे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए क्रिस्टोफर रे। एवरीवन शुड कमेंट क्रिस्टोफर रे। अब इनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 10 साल का इनका कार्यकाल होता है। स्थापना कब हुई है? तो 1908 में हुई है। तो आप जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो आ जाएगा। संस्थापक कौन रहे? तो अटॉर्नी जनरल चार्ल्स बोनापार्ट रहे हैं।
और राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के कार्यकाल में हुआ है। तो यहां पर ना जो एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन जो यहां से पूछे जाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पहला पूछेगा कि पहले भारतीय मूल के पहले एफबीआई के निदेशक, तो यहां से बनेगा काश पटेल। दूसरा पूछेगा कि कितने से मतों से मंजूरी मिली है, तो सीनेट में 51-49, कमेंट कीजिए दूसरा। तीसरा पूछेगा कि इसके पहले निदेशक कौन थे, तो क्रिस्टोफर रे हुआ करते थे। चौथा पूछेगा कि एफबीआई के डायरेक्टर का कार्यकाल कितना, तो 10 साल। पांचवा पूछेगा आपसे कि पांचवा क्या पूछेगा, तो पांचवा पूछेगा कि ये किस सरकार ने इनकी नियुक्ति की है, तो ट्रंप गवर्नर ने। और कौवे हैं तो 90 हैं। अब यहां पर ना मैं 3 सवाल, चूंकि टाइम ज्यादा नहीं है, एफबीआई के बारे में 3 सवाल पूछूंगा। जानते हैं एफबीआई के बहत आपको पता होना चाहिए कि एफबीआई जो है अमेरिका की सबसे प्रमुख जांच एजेंसियों में से एक है, या खुफिया एजेंसी है आप भी कहते हैं। ये किस विभाग के अंदर में आता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी न्याय विभाग के अंदर में आता है। न्याय विभाग के अंदर में आता है। सिर्फ 2 जानकारी आपको होनी चाहिए जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला कि शुरू में इसका नाम एफबीआई नहीं था, इसका नाम बीओआई था। इसका नाम क्या था, बीओआई, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम था, इन्वेस्टिगेशन। और इसका नाम बदल दिया गया और तब जाकर इसका नाम परिवर्तन हुआ। और इसका नाम परिवर्तन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इसका नाम कब परिवर्तन किया गया, तो सभी लोग कहेंगे 1935 में इसका नाम बदला गया। और बीओआई से नाम बदलकर क्या हो गया, एफबीआई हो गया साथियों, एफबीआई हो गया। क्लियर है ये बात सभी लोगों को, एफबीआई से क्या हो गया, एफबीआई हो गया। तीसरी बात आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति तो करते हैं लेकिन सीनेट से होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर एफबीआई का कहां है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर में है। कहां है, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्राजील ने हाल ही में किस संगठन के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? क्या G7 का होगा, ओपेक प्लस का होगा, ब्रिक्स का होगा, या WTO का होगा? आपसे पूछा, मैं फोटो में आंसर लगा दिया है यहां पे छोटी सी गलती हो गई मेरे से, फोटो में आंसर लगा दिया है। करंट की क्लास कैसी लग रही है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? एक कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन है, शशि शरण सर चाय से भी ज्यादा ताजा कर देते हैं। देखिए प्रतिदिन मुलाकात होगी सुबह 5 बजे, और कल रिवीजन होना चाहिए भाई, एक बार दिल बनाइए पहले, कल रिवीजन होना चाहिए कि नहीं? पूरे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए रिवीजन, है ना। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साथियों ओपेक प्लस हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि पहले एक संस्था होती थी जिसका नाम था ओपेक। ओपेक के बाद एक और संस्था बनाई गई जिसका नाम है ओपेक प्लस। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया में जितना भी तेल का उत्पादन होता है उस तेल के उत्पादन में लगभग 40% से ज्यादा अकेले हिस्सेदारी इन्हीं राज्यों की होती है। ठीक है ना, ओपेक की। देखिए ओपेक की स्थापना जो है किन्होंने किया था, तो बगदाद इराक में 1960 में किया था। 5 देशों ने मिलकर किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 5 देश में देखिए कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। अभी पांचों का जब आप नाम सुनते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि कच्चा तेल कहां रहता है, इन्हीं लोगों के पास है कच्चा तेल। दुनिया के अंदर में ये 5 ऐसे देश हैं जो 41% दुनिया का कच्चा तेल किनके पास रहता है, इसी ओपेक के पास है। एग्जाम में पूछेगा कि ओपेक संगठन किससे संबंधित है, तो आंसर क्या देंगे कि वो कच्चे तेल के जो ये हैं, जो हेड हैं, कच्चे तेल के हेड नहीं मतलब कच्चे तेल को उत्पादित करने वाले देश हैं, उनका यह संगठन है। कब बना, तो 1960 में बना। अच्छा, 2 बातें यहां पे और अलग से बताऊंगा। ओपेक प्लस एक समूह के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ओपेक प्लस 2016 के अंत में रूस के सहित दुनिया के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातकों के साथ ओपेक प्लस समूह का गठन किया गया। देखिए पहले क्या था, ओपेक था। ओपेक में कौन लोग हुआ करते थे, वही देश इसमें शामिल थे जो तेल के उत्पादक थे। तो भाई तेल के उत्पादक रहेंगे, उनका वर्चस्व बढ़ जाएगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में दुनिया में रसिया ने क्या किया, बोला कि ओपेक में जितने लोग हैं वो रहेंगे, प्लस 10 गो और देश इसमें जुड़ गया और इसका नाम बदल के कर दिया ओपेक प्लस। क्या सबको समझ में आया? ओपेक पहले था 5 गो, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला। बोला कि तुम ही लोग खाली तेल चलाएगा दुनिया को, नहीं। रसिया खड़ा हुआ और रसिया ने 10 और नॉन ओपेक देशों को मिलाकर एक संगठन का बनवा दिया, उसका नाम है ओपेक प्लस। क्लियर है क्या, ओपेक प्लस।
अब निर्यातों के साथ ओपेक प्लस समूह का गठन कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति को विनियमित करना है, मतलब दुनिया भर में तेल ठीक से जाए, नहीं तो ये 5 देश कब्जा कर लेगा। समझ रहे मेरी बात को? और देखिए ये वाला एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, कितने प्रतिशत तेल, सभी लोग कमेंट कीजिए। 41%। दुनिया के 41% ओपेक प्लस देशों द्वारा उत्पादित किया जाता है तेल। अब मेरे यहां पे 3 सवाल है, 3 नहीं 2। ओपेक प्लस जो है ये कब बना? तो ओपेक प्लस या ओपेक के बारे में मेरा 2 सवाल है, 2 ही सवाल लीजिए आप जरा। ओपेक के बारे में पहला, कब बना? तो 1960। लेकिन जानते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टीआरई का पूछा हुआ सवाल है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? कमेंट करके बताइए इसका हेडक्वार्टर कहां है। सभी लोग जरा कमेंट कीजिए कि इसका हेडक्वार्टर याद होना चाहिए, वियना में है। और वियना कहां है? तो ऑस्ट्रिया में है साथियों, ऑस्ट्रिया में है। तीसरा, अभी करंट अफेयर 2025 का अपडेट बताइए जरा। 2025 के अंदर में इस जो ओपेक है या ओपेक जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, उस ओपेक के महासचिव कौन है? तो हैथम अल घिस हैं साथियों। आपसे पूछेगा कि ओपेक के महासचिव कौन है, महासचिव कौन है, तो याद रखिएगा। और एग्जाम के अंदर में कंफर्म यही सब नाम पूछता है, हैथम अल घिस है साथियों, हैथम अल घिस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अल घिस है इसके महासचिव। 2025 का अपडेट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, अगर आप मुझे कहेंगे तो अभी फिलहाल कितने देश हैं, तो आपको पता है कि ओपेक के अंदर में अगर आप बात करेंगे तो 12 देश हैं, जिसके अंदर में कौन कौन है? तो अल्जीरिया है, कांगो है, गैबान है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, इक्वेटोरियल गिनी है, नाइजीरिया है, लीबिया है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। ये 12 देश जब मिल जाते हैं, अब एक आध को छूट गया होगा तो कोई बात नहीं, तो ओपेक बनता है दोस्तों, ओपेक बनता है। ठीक है। और देखिए बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर आपको पता होने चाहिए। जैसे यूनाइटेड नेशन का कहां है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहां है बताइए। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? देखिए वनडे क्रिकेट में, दुनिया में नहीं पूछ रहा है, भारत में सबसे तेज लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बना है? क्या वो जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है, जहीर खान है या भुवनेश्वर कुमार है? उत्तर हो जाएगा मोहम्मद शमी। अच्छा, मोहम्मद शमी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अजीत अगरकर का तोड़ा है। किसका तोड़ा है? अजीत अगरकर का तोड़ा है। लेकिन अगर पूछे कि दुनिया स्तर पे कौन है, तो दुनिया स्तर पे ये नहीं है भैया, ध्यान रखिएगा। दुनिया लेवल पे मिचेल स्टार्क का नाम सुना होगा आपने सुना होगा मिचेल स्टार्क का नाम, मिचेल स्टार्क। देखिए शमी ने 110 मैचों में 200 वनडे विकेट हासिल किए हैं। इन्होंने अजीत अगरकर के 133 मैचों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, इस उपलब्धि को हासिल करने वाले वो 8वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। लेकिन यहां पर यह है VVI, विश्व स्तर पर सकलैन मुश्ताक 110 मैच में 200 विकेट ले चुका है। लेकिन वो भी नहीं, मिचेल स्टार्क 102 मैच में, ध्यान रखिएगा। यानी अगर भारतीय गेंदबाज की बात करेंगे तो भारतीय गेंदबाजों की सूची में जब आप बात करेंगे तो मोहम्मद शमी ने क्या किया है? अजीत अगरकर को पीछे छोड़कर पहला स्थान। लेकिन दुनिया भर में अगर आप बात करेंगे तो आज भी नंबर 1 कौन है? सभी लोग कमेंट कीजिए तो मिचेल स्टार्क। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मिचेल स्टार्क। ठीक है। आईसीसी ओडीआई आयोजनों में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनकर सिर्फ 19 मैचों में 60 विकेट लेकर एक और रिकॉर्ड बनाया है और जहीर खान के 59 विकेटों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि लास्ट के 19 मैचों के अंदर में 60 विकेट लिया है। ये भी एक रिकॉर्ड है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में यह आएगा कि इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अजीत अगरकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। कितने मैचों में बनाया है? तो 110 में बनाया है। भारतीय गेंदबाज में इनकी नंबर कितना है? तो सभी लोग कमेंट करें, 8वां नंबर है। और दुनिया में नंबर 1 अभी भी कौन है? तो मात्र 102 मैचों के अंदर में 200 विकेट लेने वाला आदमी कौन है? तो मिचेल स्टार्क है साथियों, मिचेल स्टार्क है। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? अच्छा, मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि यूनाइटेड नेशन का कौन है? तो आंसर होगा न्यूयॉर्क। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि WTO का हेडक्वार्टर कहां पे है? WTO का जरा कमेंट करिए, जेनेवा है ना। नेक्स्ट, रोहित शर्मा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडीआई में 11,000 रन पूरे करने वाले डैश सबसे तेज बल्लेबाज बने। क्या ये पहले बने, दूसरे बने, तीसरे बने या चौथे बने? आपसे पूछ रहा है कि रोहित शर्मा कौवे नंबर पर बने हैं सबसे कम पारियों में पूरा करने वाले। तो ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बने हैं। क्यों? क्योंकि पहले नंबर पर कौन है? सभी लोग कमेंट करिए तो जरा। तो पहले नंबर पर विराट कोहली है। कौन है दोस्तों? विराट कोहली है। अब देखिए, सबसे पहले तो विराट कोहली ने कितने पारियों में किया है? तो 222 इनिंग्स में किया है, 222 पारी। याद रखिएगा,
दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा है दोस्तों, रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने कितना? तो 263 पारी के अंदर में 263 नहीं, सॉरी 261 है, 263 नहीं, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, एक बार देख लीजिएगा तो 261 या 63 है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं थोड़ा सा, है ना, 261 ही है शायद, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा तीसरे नंबर पे कौन है भारतीय में? सचिन तेंदुलकर हैं साथियों, सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। और ध्यान रखिएगा, जब सचिन तेंदुलकर, दुनिया भर में भी सचिन तेंदुलकर ही हैं, तेंदुलकर हैं, कितनी पारियों में? तो 273, हमको आज भी याद है, ये अपने स्कूल के टाइम में पढ़े थे, 276 है, सॉरी 276 पारियों के अंदर में। चौथे नंबर पे कौन है? तो आप जानते हैं कि चौथे नंबर पे भारत नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग, याद है ना, मार के धुआं उड़ा दिया था 286 पारी के अंदर में, 286 पारी के अंदर में चौथे नंबर पर हैं रिकी पॉन्टिंग, याद रखिएगा, रिकी पॉन्टिंग। तो टॉप तीनों पे कौन है? भारतीय लोग हैं। आइए देखते हैं, रोहित शर्मा दुनिया के दूसरे सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। वह सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और विराट कोहली के साथ 11,000 रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय हैं। यानी भारत में तो एक नंबर पे है, सबसे कम पारी में बनाया है, दूसरे नंबर पे है, जिन्होंने विराट कोहली के बाद बनाया है। लेकिन अगर आप दुनिया के अंदर में बात करेंगे, दुनिया के अंदर में अगर बात करेंगे तो आप अलग बात है, लेकिन भारतीयों में ये चौथे नंबर पे। अच्छा, एक बात बताइए कि इन लोगों के अलावा जो मैंने नाम लिखा है, इसमें दुनिया में केवल 5 बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे में 11,000 से ज्यादा रन बनाए। जैक कैलिस साउथ अफ्रीका, कुमार संगाकारा श्रीलंका, सनथ जयसूर्या श्रीलंका, इंजमामुल हक एगो मोटे मोटे था पाकिस्तान, और महिला जयवर्धने श्रीलंका। यही 5 लोग हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। रोहित शर्मा ने 261, देखिए है ना, यहां पे लिखा हुआ है 261 सही है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, में 11,000 रन पूरे किए हैं। पहले स्थान पर विराट कोहली 222 पारियों में, ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखेंगे। विराट कोहली नंबर 1 पर बने हुए, नंबर 2 पर रोहित शर्मा, 3 पे तेंदुलकर, 4 पे ये हैं जैक कॉलिस ने, रिकी पॉन्टिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएचआरसी भारत द्वारा कोर ग्रुप ऑन वुमेन की बैठक किस विषय पर आयोजित की गई? महिलाओं की सुरक्षा पर? नहीं। बाल श्रम उन्मूलन पर? आशा कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना, गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार देना, और चौथा ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर आप बात कर लेंगे तो अभी एक डेटा आया है, मैं वो डेटा आपसे बात करना चाहता हूं। वो डेटा आया है नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का, नेशनल हेल्थ सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक डेटा जारी किया है। आशा की महिलाएं कौन होती है? अच्छा, आशा का ना शुरुआत यहां से नहीं हुआ था, आशा की पृष्ठभूमि है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के अंदर में, छत्तीसगढ़ जो है, इस छत्तीसगढ़ में वो मितांती होते थे, मितांती ऐसे करके एक महिला का ग्रुप था जो लोगों को घर घर जाके उनको स्वास्थ्य सुविधाएं में मदद करता था। उसी से ये कॉपी किया हुआ कॉन्सेप्ट है आशा। आशा पहले के जमाने में क्या कही जाती थी, तो आपको पता है कि इनका संबंध आंगनबाड़ी से भी रहा है। मेन रूप से ये घर घर जाकर बुनियादी सुविधाओं को लेकर के, पोषण को लेकर के, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको लेकर के, स्वच्छता को लेकर के ये जागरूक करती हैं। लेकिन इनका मेन काम क्या होता है? जो महिलाओं गांव में हैं उनको डिलीवरी से पहले उनका प्रॉपर जांच हो, जो उनकी गर्भावस्था है उसके दौरान महिलाएं जो है पौष्टिक आहार को ले, ये सब इनका जो ये काम होता है, ये मेन रूप से इनका काम होता है। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ये बैठक हुई है और बोला गया है कि आशा कार्यकर्ताओं की स्थिति ठीक नहीं है, इसको लेकर के बैठक हुई है। देखिए क्या है, इसके न्यायमूर्ति कौन है? तो श्री वी रामानुसुब्रमण्यम है। श्री वी रामासुब्रमण्यम ने नवजात और शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी का श्रेय आशा कार्यकर्ताओं की सेवा को दिया है। अब जब इन्होंने घर घर जाकर लोगों को प्रसव के बारे में बताना शुरू किया, उनके प्रसव के पहले उनके जांच कराने शुरू किए, गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक बातों को बताना, आहार के बारे में बताना शुरू किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ? तो धीरे धीरे साथियों नवजात और शिशु मृत्यु दर में भारत में कमी आने लगी, जिनका क्रेडिट इनको दिया है। लेकिन याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर में 2002 ईस्वी के अंदर में साथियों ये आशा का कॉन्सेप्ट वहां से कॉपी किया गया है, जिसको कहते थे मितानिन। मितानिन हुआ करता था छत्तीसगढ़ के अंदर में, यहीं से कॉपी करके आशा बनाया गया है साथियों, यहीं से कॉपी करके क्या बनाया गया है? आशा बनाया गया है। यह इन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण से संबंधित मुद्दों के सहमान के लिए सहयोग किया है। और इन्होंने बताया है मूल रूप से ये बताया कि आशा जो महिलाएं हैं उन पर सरकार ध्यान दे। ध्यान का मतलब क्या है? जो आशा की जो महिलाएं हैं, जो गांव गांव में महिलाएं हैं, उनको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए, उनको मातृत्व लाभ जो मैटरनिटी लीव मिलता है वो दिया जाए। अगर स्वास्थ्य जो आशा
लोग आशा वाली लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको दुर्घटना हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस कराया जाए, उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेज उनको दिए जाए। मतलब कुल मिला के उनका उत्थान हो, उनका उत्पीड़न अगर उनके खिलाफ हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उसके खिलाफ सख्त नीति बनाई जाए। यही सारी बातें इस बैठक के अंदर में की गई हैं, यही सारी बैठक के अंदर में ये बातें की गई हैं। अब मैं यहां पे ना 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं उन सवालों का उत्तर देने के लिए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं पूछूंगा, नहीं तो चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम भी परमिट नहीं कर रहा है। एक कोई कमेंट आया है, शैलेश कुमार सिंह का पिन किया गया है, क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। देखो भाई, मैं इतना बात तो नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि अगले 1 सप्ताह के करंट अफेयर के बाद, जब मेरी आज 4थी क्लास है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं रात में 1 बजे रात तक जग कर मेहनत कर रहा हूं, और इस मेहनत का सिर्फ एक कारण है, आप बिहार के बच्चे, आप भारत के बच्चे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि करंट अफेयर्स में अपना हिट रेट 90% का हिट रेट रहेगा। मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं, है ना, काम करने पर भरोसा करता हूं, हल्ला हंगामा नहीं करता हूं। हिट रेट 90% रहेगा। जितना पढ़ा दिया है उससे बाहर, 90% से बाहर सवाल नहीं आएंगे। मुझे अपने आप पर भरोसा है, इस बात को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 20 जुलाई, 21 सितंबर, 21 फरवरी। अब अगर आपको नहीं भी पता है तो आप क्या करेंगे? आज का डेट देख लेंगे और कहेंगे कि ओ हो आज का डेट देख लेंगे और कहेंगे हो। अच्छा, कल रिवीजन होना चाहिए ना? हाँ या ना में कमेंट करो ना यार, दिल बनाओ। दिल नहीं दिख रहा है कमेंट बॉक्स में, हाँ या ना दिल बनाइए जरा एक बार, लाल दिल भर दीजिए कमेंट बॉक्स में अगर आप चाहते हैं कि कल संडे को 1 सप्ताह का टेस्ट लिया जाए, संडे को करंट अफेयर टेस्ट हो, वीकली टेस्ट। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 फरवरी हो जाएगा। आइए देखते हैं। कह रहे हैं कि यूनेस्को ने 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया, और वर्ष 2000 से संपूर्ण विश्व में यह दिवस मनाया जा रहा है। तो आपसे पूछेगा कि कब से मनाया जा रहा है यह दिवस, तो आप क्या कहेंगे? अभी क्या कहेंगे आप? तो आप कहेंगे कि ये संपूर्ण विश्व में ये दिवस मनाया जा रहा है कब से? तो 2000 ईस्वी से मनाया जा रहा है। 2000 से कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अब किसके कहने पर? तो बांग्लादेशी, कनाडा में रहने वाले एक बांग्लादेशी रफीकुल इस्लाम, सभी लोग इनका नाम कमेंट कीजिए। तो रफीकुल इस्लाम ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था। 20-21 फरवरी को यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित वैश्विक कार्यक्रम में इसका थीम आपसे पूछेगा कि थीम क्या है? तो थीम है साथियों, भाषाएं मायने रखती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का रजत जयंती समारोह। देखिए 2000 में ये बना था और अभी क्या चल रहा है? 2025 चल रहा है, तो कितने कौवा है? तो 25वां मनाया जा रहा है। इसीलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि रजत जयंती मनाया जा रहा है, 25 साल हो गए इस दिवस के, तो इसीलिए ये थोड़ा भीभी आई है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया, नहीं तो मैं नहीं लेता। क्योंकि फरवरी में तो बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं, जैसे 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू वाला, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आप लोग मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? वो भी तो दिवस है। और राष्ट्रीय अच्छा कमेंट करो तो कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय वैलेंटाइन दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग जरा कमेंट करिए, सभी लोग कमेंट करिए, है ना। हम पता है क्या चाहते थे? हम चाहते थे ना कि मेरा बर्थडे जो है 28 फरवरी को होता तो कितना अच्छा होता, बर्थडे का पार्टी नहीं देना पड़ता हमको, है ना, बर्थडे का पार्टी नहीं देना पड़ता, 4 साल में एक बार देते, है ना। तो 2030 तक अधिक समावेशी और टिकाऊ ब्याज की बात बरकर रहा है। यहां से 3 सवाल आएंगे, मैं तीनों सवाल लिख देता हूं, सब मिटाइए, इतना दिमाग नहीं लगाइए और सब मिटाइए। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा? मेरे साथ रिपीट करिए, मेरे साथ रिपीट करिए, तो ये थोड़ा टेक्निकल है। पहला क्वेश्चन आएगा कि कब से मनाया जा रहा है? तो नंबर 1 क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा? 2000 ईस्वी से। ये कौवा बार मनाया जाएगा मातृ दिवस, तो 2025 हो गया, यानी इसके 25 वर्ष पूरे हो गए। यानी आपसे पूछेगा कि रजत जयंती, रजत जयंती, आपसे जानते हैं क्या पूछ देगा? आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस दिवस का रजत जयंती इस वर्ष मनाया गया है? कौन से निम्न में से? जैसे पूछ देगा राष्ट्रीय युवा दिवस, पहला ऑप्शन दे देगा, आप जानते हैं 12 जनवरी को, सेना दिवस 15 जनवरी, मतदाता दिवस दे देगा 25 जनवरी, और चौथा में देगा मातृभूमि दिवस, और कहेगा कि कौन से दिवस का रजत जयंती इस साल मनाया गया है, यानी 2025 में मनाया गया है। तो क्या आंसर हो जाएगा? मातृभाषा। क्या आंसर होगा? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। अच्छा एक बात बताइए, मैं एक सवाल पूछता हूं, जरा बताइए तो, आप बताइए कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, डॉक्टर्स डे, कब मनाया जाता है? एक डॉक्टर हुआ करते थे विधान चंद्र रॉय, पश्चिम बंगाल के, जो दूसरे मुख्यमंत्री थे,
उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जरा कमेंट करके बताइए। हाँ 25 बरस हो गए भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ना, आपको क्लास खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। जिनका पांचों आंसर सही रहेगा उनके आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ये आंसर योरसेल्फ है, अभी नहीं देना है। इस जब क्लास खत्म हो जाएगा तो आधे घंटे बाद नहीं होता है कि 1 डैश देके ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये और 5 का ये, ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि भारत, ये सब 2025 वाला डेटा दीजिएगा। ये मैंने 2025 का क्वेश्चन पूछा है, 2024 मत दीजिएगा, या 24-25 दे दीजिएगा। 24-25 जो लास्ट 24 में आया हो। भारतीय नौसेना दिवस ने कहां स्थल की शुरुआत की थी? महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चौथा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहां शुरू हुआ है? और पांचवा है कि 1 जनवरी 2025 लिख लीजिए यहां पे, 1 जनवरी 2025 से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध बना दिया गया है? तो आपको करना क्या है कि जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके 15-20 मिनट आके बाद आके कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग 1 2 3 4 5 कर लीजिएगा। और कल जो है, जो सबसे पहले वाले 5 लोग होंगे उनका नाम कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। अब रिवीजन की बात है, तैयार हैं? रिवीजन में कल मैंने आपको बताया था कि हम लोग वन लाइनर लगा लिए थे, लेकिन आज आपको एमसीक्यू के माध्यम से ही रिवीजन कराएंगे। आप तैयार हो जाइए और फटाफट बिल्कुल सुबह की शुरुआत ऑफिसर्स एकेडमी के शशि सरन सर के साथ करंट अफेयर्स में। तो आपको क्या करना है कि फटाफट ABCD देना है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? यस करिए एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग। आइडियलाइज का कुछ कमेंट आया है, वैशाली। रिवीजन और टेस्ट बहुत जरूरी है, बिल्कुल। तो भाई बेलकुंडा आइडियलाइज कोचिंग जो भी चलाते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने ये टेस्ट में 5 क्वेश्चन लगा दिया। कल आपका वीकली टेस्ट होगा। और अभी बात कर लेते हैं, रिवीजन की बात कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला, वन मैन OMO नामक एक नई डिजिटल पहल की शुरुआत की गई है। RBI के द्वारा, SBI के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा, LIC के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है जरा कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए जल्दी से। मैं रुकूं नहीं, है ना। मैं सोच रहा हूं कि मैं टिक करता जाऊं, मैं देखता हूं पहले आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? LIC हो जाएगा साथियों, LIC हो जाएगा। नेक्स्ट है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने कंपनी का अगला CMD एंड CEO किसे नियुक्त किया है? अभिजीत चक्रवर्ती, सलीला पांडे, राम मोहन। ये कल का न्यूज है, आज का नहीं है, एक दिन पहले का है, रिवीजन का है ये, है ना। रिवीजन करवा रहा हूं आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा? सलीला पांडे। किसके जगह बनाया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती की जगह। नेक्स्ट, मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया? बैडमिंटन, कुश्ती, निशानेबाजी, भारोत्तोलन। तो आपको ही पता है निशानेबाजी पहली भारतीय महिला बनी है 2-2 मेडल लाने वाली। मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? नई दिल्ली में, कुआलालंपुर में, मुंबई में, पेन्नाग में। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर में। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा एक्सपो का 6ठा संस्करण कहां किया गया है? प्रगति मैदान में, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, यशोभूमि द्वारका में, ये भी दिल्ली में ही है, और मुंबई एग्जीबिशन सेंटर में। आंसर क्या हो जाएगा? द्वारका में, ICC यशोभूमि। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस आयु वर्ग के व्यक्तियों की 100% कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, आप लोग आंसर कर रहे हैं कि नहीं? आप लोग का आंसर आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। किसने सुनिश्चित करने के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान, घर घर जाकर कैंसर की जांच, मधुमेह की जांच, 18 से 25 या उससे अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या 40 से अधिक? तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, 30 से अधिक। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस विश्वविद्यालय के 65वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्षता करेंगे? सावित्रीबाई फूले, मुंबई विश्वविद्यालय, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ या नागपुर विश्वविद्यालय? तो कल की क्लास में ये पढ़ाया था मैंने, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मराठवाड़ विश्वविद्यालय। हाल ही में एशिया आर्थिक वार्ता 2025 द एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के 6वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया है? क्या नई दिल्ली में, मुंबई में, पूना में या बेंगलुरु में? यह आयोजन कहां किया गया है, यह आपको बताना है कि यह आयोजन कहां किया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आयोजन कहां हुआ था, आपको कल ही पढ़ाया, पुणे में। कह रहे रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए 1868 रफ टेरेन फोर्स लिफ्ट ट्रक की खरीद के लिए 697.35 करोड़ रुपए के अनुबंध किन कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए गए? टाटा मोटर्स, SJCB, महिंद्रा डिफेंस या भारत फॉर्ज? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों B ऑप्शन। बहुत स्लो आ रहा है, सभी लोग फटाफट आंसर करिए दोस्तों, फटाफट। नेक्स्ट, ये कल का रिवीजन है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 149 सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो खरीद के लिए 1220 करोड़ रुपए का अनुबंध किस कंपनी के साथ किया है? तो हॉल के साथ किया है, बेल के साथ किया है, L&T के साथ किया है,
सर आप सबसे अपडेटेड करंट कराते हैं। भाई एक बात तो तय है कि सबसे ज्यादा अपडेटेड करंट अफेयर कहीं मिलेगा तो द ऑफिसर्स एकेडमी के मंच पे मिलेगा, क्योंकि रात में 1 बजे तक करंट अफेयर्स बिटोरते हैं, रात में 1 बजे, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अभी क्लास खत्म करेंगे तो फिर ऑफलाइन में क्लास लेने जाएंगे, फिर आएंगे तो 9 बजे से ऑनलाइन बैच लेंगे। देखिए मेरी क्लास का टाइमिंग क्या है, मैं सुबह में 5 से लगभग 6:15 तक आपकी क्लास लेता हूं, फिर 7 से 8:30 8:45 तक ऑफलाइन लेता हूं, फिर 9 बजे से 9:15 से 10:30 या 10:15 तक ऑनलाइन लेता हूं, फिर 11 से 12:30 ऑनलाइन लेता हूं, फिर उसके बाद 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक, नहीं 4 बजे तक फिर ऑफलाइन लेता हूं, फिर आपको पता है कि 5 बजे एक पुरानी बैच है उसको लेता हूं, 5 से 6 ऑनलाइन, फिर रात में यूट्यूब लेता हूं। तो ऐसे लगातार क्लासेस चलती रहती हैं, लेकिन मैं आपके लिए थकता नहीं हूं, मैं लगातार आपके लिए काम करता हूं। आंसर हो जाएगा बेल साथियों, बेल। अगला प्रश्न लेते हैं रिवीजन का। हाल ही में नागरिक विमानन में इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस जो पायलटों के लिए बनने वाला है, ये शुरू करने वाला भारत कौन सा देश है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है? तो आप भी जानते हैं दूसरा है। पहला कौन है? तो पहला चीन है दोस्तों, चीन है। हाल ही में ट्राइफेड ने आदिवासियों की उद्यमिता विकास के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? एचसीएल, तरोमाजा इंडोनेशिया, टाटा, विप्रो और गूगल, इन्फोसिस, अमेजॉन और आदित्य बिरला। आंसर क्या हो जाएगा? ये रिलायंस रिटेल हो जाएगा। कल का ये सारा क्वेश्चन है और कल के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। भारत की संविधान सभा के समक्ष भारतीय संविधान का प्रारूप पहली बार प्रारूप समिति के समक्ष पेश किया गया। तो क्या आंसर होगा? 21 जनवरी, 20 जनवरी, 21 फरवरी, 24 फरवरी। तो आंसर हो जाएगा 21 फरवरी। तो मुझे बताइए कि जो रिवीजन के लिए हमने 2 तरीका अपनाया, एक मैंने कल रिवीजन कराया था 1 लाइनर के फॉर्म में और आज कराया एमसीक्यू। तो मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि कल से कौन सा तरीका ठीक है रिवीजन कराने के लिए, कल से कौन सा तरीका ठीक है, बस इतना बता दीजिए। रिवीजन कराने के लिए कल से कौन सा तरीका ठीक है, बस इतना बता दीजिए आप मुझे। एमसीक्यू वाला कि 1 लाइनर वाला? एमसीक्यू वाला दिखा देता हूं कैसा, वो भी बना के लाया हूं। एमसीक्यू वाला मैं ऐसे बना के लाया था, ठीक है, कि 1 मैन ऑफिस, तो यहां पे मैं आंसर लिखता कि भाई LIC, यहां पे ऑफिस में आंसर लिखता सलीला, है ना, पांडे। तो ऐसे करके मैं उत्तर लिखता, है ना। तो आप बताइए कि कौन सा तरीका सही है? ये वाला रिवीजन का तरीका सही है कि वो जो एमसीक्यू कराया वो तरीका सही है? जो आप तरीका कहेंगे वही तरीका हम अपना लेंगे। बाकी आप तो जानते ही हैं, बाकी ऑफिसर्स एकेडमी आपके साथ दिन रात खड़ा है, मेहनत करने के लिए खड़ा है और बुलंदियों के साथ मेहनत करने के लिए खड़ा है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है। सब ठीक है सर, आज वाला ठीक है? ठीक है, चलिए आज वाला। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी हमारी और आपकी। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्षमा चाहता हूं, वीडियो 7-8 मिनट एक्स्ट्रा हो गया। कल से हमारा प्रयास होगा कि 1 घंटे के अंदर में इसको समाप्त करें। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का आनंद लें। ऑफिसर्स एकेडमी पर लगातार कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। कल सुबह पुनः मुलाकात होगी वीकली टेस्ट के साथ। 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा कल सुबह 5 बजे। एकदम आ जाइएगा, राइट टाइम टेस्ट एकदम शुरू हो जाएगा। और टेस्ट में कल नंबर सबको बताना है कि कितना नंबर आया है। 1 सप्ताह का जो पिछले मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उन पूरे 1 सप्ताह के करंट अफेयर्स की कल टेस्ट होगी। और कल सुबह सुबह एकदम एग्जैक्ट 5 बजे आइएगा। टेस्ट में कल टॉपर बनना है ना। कल पोलिंग की भी व्यवस्था कराने का हम लोग प्रयास करेंगे कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर ABCD का। आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।